गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारा जो रिटायरमेंट चैप्टर है, इसमें हम अगले स्टेप पे पहुंचने वाले हैं और उस स्टेप का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये पॉइंट आपके लिए नया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एडमिशन वाला चैप्टर पढ़े थे या इसके पहले वाला जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़े थे, तब उसमें भी हमने यही टॉपिक हमने पढ़ा था। मतलब ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो रहता है, ये रिटायरमेंट के केस में भी हमें करना पड़ता है। तो इसके बारे में मैंने आपको सिंपल 6 एंट्रीज़ बताई हैं। ठीक है, आप बुक में देखेंगे, इसमें इन्होंने थोड़ा डिटेल में 8 एंट्रियाँ बताई गई हैं। तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू ऑफ एसेट या लायबिलिटीज़ की कम बढ़ होती है, मतलब या तो कमती है या बढ़ती है, तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस है उसका कैलकुलेशन करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब अगर किसी एसेट की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, मतलब वो रिवाइज्ड वैल्यू इज़ लेस देन मतलब इज़ मोर देन टू बुक वैल्यू, तो रिवाइज्ड वैल्यू में से हम बुक वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये इंक्रीज ऑफ द वैल्यू कहलाएगा। ये हमारे लिए प्रॉफिट रहता है। इसीलिए यहाँ पे उस पर्टिकुलर एसेट को, ये देखिए इफेक्ट लिखा हुआ है प्रॉफिट, और उस पर्टिकुलर एसेट को हमें डेबिट करना है जिस एसेट की वैल्यू बढ़ रही। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को उठा के इसमें नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट करना है। अब बात आती है कि अगर किसी वैल्यू ऑफ एसेट का डिक्रीज़ होता है, वैल्यू कमता है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट या डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। आप जानते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ एसेट में डेप लगता है तो उसकी वैल्यू भी कमती है, तो उसका या तो हमको फार्मूला परसेंटेज दिया रहेगा तो हम परसेंटेज निकालेंगे, अदरवाइज़ उसकी बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड वैल्यू कर देंगे, क्योंकि पहले बुक वैल्यू ज़्यादा थी और रिवाइज्ड वैल्यू कम हो गई। तो ये हमारे लिए लॉस की सिचुएशन है। ये जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट एंट्री हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट। अब बात करते हैं इंक्रीज इन द लायबिलिटी। मतलब हमारा जो वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होने पे, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब रिवाइज वैल्यू ज़्यादा है, बुक वैल्यू कम थी। ठीक है, और लायबिलिटी की वैल्यू अब हम मतलब एक प्रकार से हमें लायबिलिटी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जब लायबिलिटी ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो हमारे लिए लॉस की सिचुएशन है। वहाँ पे भी वही एंट्री होगी जो हमने ऊपर की है। फ़र्क इतना है कि यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट तो होगा, लेकिन टू पर्टिकुलर लायबिलिटी को क्रेडिट करना है कि जो लायबिलिटी की हमारी वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात आ रही है, इसका अपोजिट ट्रांजेक्शन है कि डिक्रीज इन द लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी की वैल्यू कम ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि बुक वैल्यू ज़्यादा हो गई और रिवाइज्ड वैल्यू, बुक वैल्यू ज़्यादा थी और रिवाइज्ड वैल्यू कम हो गई, तो हम उनका डिफरेंस निकालते हैं। जो ये हमारा डिक्रीज इन द लायबिलिटी आ गया, ये हमारे लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है। ठीक है, तो प्रॉफिट की कंडीशन में पर्टिकुलर लायबिलिटी को तो अपन को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लायबिलिटी हमारा क्या है, कम हो रहा है, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट इज़ अ प्रॉफिट। क्लियर हो गया। इस तरह से ये 4 मेजर एंट्रीज़ हैं। अब 2 एंट्रियाँ और इनने बताई हैं कि जैसे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अपन को मिल जाए। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या होता है, जो एसेट पहले से हमारी बुक्स में मौजूद नहीं थी या हमारे बैलेंस शीट में शो नहीं थी और बाद में हमको उसकी वैल्यू पता चलती है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। ये हमारे लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है। तो हम फिर वही एंट्री करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट को डेबिट टू रियलाइजेशन टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पे रियलाइजेशन ये रॉन्ग छपा है, टू रीवैल्यूएशन होगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में अपोजिट ऑफ एब ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ये हमारा लॉस की सिचुएशन है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। अब बात आती है कि ये जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है, हम इसको एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के बाद हम देखेंगे उसमें या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो ये सारे पार्टनर्स में, जैसे हमारा रिटायरमेंट के पहले ABCD 4 पार्टनर थे, तो चारों पार्टनरों के क्रेडिट में इसको अपन पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, ओल्ड रेशो। इसका अपोजिट अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन करके इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो आप ध्यान रखेंगे रिटायरमेंट वाले चैप्टर में रिवैल्यूएशन मस्ट आता ही है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से ये एंट्री करेंगे। अब एग्ज़ाम में हमको एंट्रीज़ भी पूछी जा सकती हैं और इसका अकाउंट बनाने को भी आ सकता है। अब देखिए, अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आता है, तो ये जो मैं आपके सामने फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मेट से हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। चूँकि ये नॉमिनल अकाउंट है, अगर किसी वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट या इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो ये हमारे हमेशा डेबिट साइड में ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डेबिट में? क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। अगर इनका अपोजिट इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट या डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होता है, तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा तो ये टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन होगा, और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमको इसको प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करते हुए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में करना है। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस एंड रिजर्व्स। मैंने आपको बताया था, एडमिशन के केस में भी बताया था ये बात, कि जब हमारे 3 पार्टनर हैं और उसमें से एक पार्टनर जैसे जा रहा है, तो अभी हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो जाने की कंडीशन में अगर उनके पास कोई पुराना ऑलरेडी जनरल रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कोई भी स्पेसिफिक रिज़र्व बना हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट वो क्या करते हैं, उसे वो ओल्ड रेशो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशो में जैसे मान के चलिए यहाँ पे ABC 3 पार्टनर थे, इनका रेशो था 4:3:2। अब यहाँ से मान लीजिए B रिटायर हो रहा है, तो इस केस में अगर मान के चलिए इनके पास 25,000 रुपीज़ का एक कोई रिज़र्व था या कोई भी अमाउंट था, तो ये 4:3:2 के रेशो में उठा के उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बात आती है इसकी एंट्री क्या होगी। सिंपल एंट्री इसकी भी वही एंट्री है जो हमने पहले चैप्टरों में देखी है, पर्टिकुलर रिज़र्व या P&L अकाउंट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर मान के चलिए कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस के रूप में है, मान के चले बैलेंस शीट के एसेट साइड दिया था, तो उसके लिए एंट्री रहेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू पर्टिकुलर लॉस अकाउंट। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये एडजस्टमेंट इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे पुराना पार्टनर मतलब कोई पार्टनर जा रहा है, तो सारे पार्टनर्स के लिए उस अमाउंट का शेयर मिलना ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व भी दिए जा सकते हैं। इनके बारे में हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना है। पहले हमें ये देखना है कि जैसे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के अगेंस्ट में हमारे पास कोई लायबिलिटी तो नहीं आई या कोई क्लेम तो नहीं आया, क्योंकि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हमारे कोई वर्कमैन या एम्प्लॉय के साथ कुछ डैमेज या कुछ होता है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है? कंपनसेट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बना के रखते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा उसका क्लेम हमें इसमें से सेटल करना है, और देन उसके बाद बचा हुआ अमाउंट ऑल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करना है। इस तरह से ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था। अब आता है ये बात पॉइंट नंबर 5 जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में भी हमने एडमिशन में डिस्कस किया था कि जैसे मान लीजिए हमारे 3 पार्टनर हैं, ये तीनों पार्टनरों ने मिलके 90,000 रुपीज़ का या कोई भी एक अमाउंट लेते हैं हम कि 90,000 रुपीज़ का जॉइंट लाइफ पॉलिसी ख़रीदा हुआ था। इसका मतलब ये कि जब कभी अगर किसी पार्टनर के साथ कोई कैजुअलिटी होगी तो ये पैसा उनको मिलेगा, अदरवाइज़ जब उसका मैच्योरिटी हो जाएगा तो ये अमाउंट फर्म को मिलेगा। इसका जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम का मतलब होता है उसकी इंस्टॉलमेंट, तो वो प्रीमियम का अमाउंट फर्म के द्वारा पे किया जाता है, इसीलिए उसको अपन क्या करते हैं? फर्म का एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसका एक सरेंडर वैल्यू होता है। सरेंडर वैल्यू का मतलब है कि जब कभी हम अगर इसको मैच्योरिटी के पहले अगर हम इसको वापस करते हैं कंपनी को या इसको इन कैश कराना चाहें,
तो उससे जो अमाउंट हमको मिलता है वो सरेंडर वैल्यू कहलाती है। तो उस सरेंडर वैल्यू से हमको पुराने पार्टनर्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि ये अमाउंट फर्म को मिलने वाला है और पार्टनरों के लिए इनकम हो जाएगी। तो इस तरह से एंट्री इसमें आप देखेंगे, इसमें भी एंट्री आपकी लिखी हुई है जो कि हमने बताया है कि पर्टिकुलर जॉइंट देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ और वैल्यू ट्रांजेक्शन दिए हैं। हमारे लिए सबसे मेन ट्रांजेक्शन है या मेन एंट्री हमारी ये वाली रहेगी केस 2 की, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ सरेंडर वैल्यू। और इसको डिस्ट्रीब्यूशन जब पार्टनर्स करेंगे तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारी एंट्री सिचुएशंस दी गई हैं कि जैसे व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी हम कोई जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी करा रहे हैं तो उसका जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट यानी इसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। ये प्रीमियम का अमाउंट फर्म पे करती है और फर्म का उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करते हैं। तो उस कंडीशन में ही ये एंट्री जो हमारे काम की है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे जो न्यूमेरिकल्स हमारे उसमें है उसमें यही एंट्री हमारे लिए काम की है। इसीलिए आपको ये एंट्री नंबर सेकंड केस की एंट्री नंबर फर्स्ट को ही फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं रिटायरमेंट वाले पार्ट में। अब हमने आपको बताया था कि जो पार्टनर फर्म से रिटायर होता है उसको उसके पेबल कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब उस पार्टनर को जो जाने वाला पार्टनर है उसको जो कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। आप इसके लिए ध्यान से सुने कि जैसे हमारे 3 पार्टनर में से एक पार्टनर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए हम बी की एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो ये जो बी जाने वाला व्यक्ति है इसको कितना पैसा फर्म पे करेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सिंपल तरीका होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि जो किसी भी पार्टनर को जो उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो उस फर्म को रिप्रेजेंट करता है, वो फर्म में उसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल अकाउंट से होता है। और कैपिटल अकाउंट में हम सारे ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर पार्टनर से रिलेटेड लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई अमाउंट उसको देने वाला था तो वो हम क्रेडिट साइड लिखते थे, कोई अमाउंट पार्टनर से लेने वाला था तो हम उसे डेबिट साइड लिखते थे। तो इस तरीके से एक जगह हमारा पूरा रिटायरिंग पार्टनर का पूरा हिसाब हमारा एक जगह रहता था। तो मैं आपको ये स्पेसिमेन जो बुक में दिया है पेज नंबर 192 एंड 93 पर मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी इसका कैपिटल बैलेंस जो है बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो हमने क्रेडिट में लिखा। कभी कभी ये डेबिट में भी हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन आप ध्यान रखेंगे अगर मान के चलिए कोई डेबिट बैलेंस एज पर बैलेंस शीट है तो उसको, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके क्रेडिट में वो सारे आइटम लिखे जा रहे हैं जो हम उस पर्टिकुलर पार्टनर को पे करेंगे, जैसे गुडविल, जैसे कंटिन्यूइंग पार्टनर विल बी गुडविल विल बी गिवन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तो दिस अमाउंट विल बी रिटर्न बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व, कोई रिजर्व अभी अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसका शेयर। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या अदर कोई भी प्रॉफिट, ये सारे आइटम ये क्रेडिट में हमने क्या लिखे हुए हैं जो उस पार्टनर को देना है। और अगर पार्टनर से कोई अमाउंट फर्म को लेना है या पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स किया है उन आइटम को हमको डेबिट में लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे लॉसेस वाले आइटम हैं, जैसे कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का शेयर है तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये भी एक प्रकार का एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये रिवॉल्यूशन का लॉस आ गया। अब ये गुडविल है, ओल्ड वाली गुडविल, हमने आपको बताया था कि ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होती है, तो ये उसका शेयर हो। अगर मान के चलिए उसको कुछ पैसा अपन ने कैश पेमेंट किया है और कैश पेमेंट कर देते तो उतना वैल्यू उसकी कम जाती है, और फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट है ये वो बैलेंसिंग अमाउंट जो हम की रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में करते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है, और आज मैंने जितनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है उनको एक बार और आपको रिवाइज करना है, ठीक है, जो कि अलग अलग पेज नंबर 192, 93, 190 एंड 188
188 से 192 तक का आपको आज रीडिंग करना है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछेंगे। थैंक यू।